तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को। क्लास 12th में एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर है केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो एस्पेक्ट्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है उस केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाला जो हीट चेंज है उसके बारे में पढ़ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंज होता है, जो भी हीट चेंज होता है उसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को निकालना, कि वो जो केमिकल रिएक्शन है वो कितनी तेज़ी से हो रही है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को निकालने की जो स्टडी है, यानी जिस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आता है आपका केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन तो आप सभी पढ़ के आए ही होंगे। केमिकल रिएक्शन जैसे होता है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि लिखा होता है ऐसे A + B से बना C + D। जो राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ होता है वो बनता है, और जो लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ होता है उसका यूज़ होता है। ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद इसको बनाते हैं। तो जो रिएक्ट करते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट है A और B और प्रोडक्ट है C और D, और ये जो दिखाया गया है इसे कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तो बाय द वे आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते जा रहे हो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो हमें बताता है कि कौन रिएक्ट कर रहे हैं, जो हमें बताता है कि जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी स्टेट क्या है, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या वो गैस है। यानी जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनकी स्टेट क्या है। साथ ही साथ दो और भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में केमिकल रिएक्शन में हमें पता लगता है, जिसमें पहली चीज़ होती है हीट चेंज। ठीक, अब हीट चेंज में बच्चों क्या होता है? हीट चेंज में दो तरह का देखो हो सकता है कि A और B आपस में रिएक्ट करें, यहाँ पे कुछ एनर्जी यूज़ हो और C और D बने। तो यानी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। हीट अंदर जा रहा है ना, ध्यान से देखो, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट जा रहा है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम आगे पढ़ेंगे। अब ये भी हो सकता है कि A और B आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने के बाद C D बने और साथ में हीट रिलीज हो जाए। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट बाहर रिलीज हो रही है, तो बाहर रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बच्चों कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट चेंज, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले हीट चेंज के बारे में हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, स्पेलिंग गलत हो सकता है। जिस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, उस चैप्टर को बच्चों कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पढ़ते हैं वो होती है इसकी स्पीड। क्या होती है मेरे बच्चों? वो होती है इसकी स्पीड। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, यानी वो कितनी तेज़ी से होगा, इस बात का ही पता लगाना क्या कहते हैं कि आखिर उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ा नहीं होगा,
लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड निकालने के लिए हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं। अब जैसे जब हम पार्टिकल की बात करते हैं कि जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है, अभी उसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक, उसकी पोजीशन अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद इसकी पोजीशन यहाँ पे हो गई, तो पूछा जाता है कि बताओ इस पार्टिकल की स्पीड क्या थी। तो तुम क्या करते हो, इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस, इसके डिस्टेंस में जो चेंज आया है, इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो लेते हो और उसको टाइम के साथ क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। यानी जब भी हम स्पीड निकालते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक इसी तरह से जब किसी केमिकल रिएक्शन में हम उसकी स्पीड को पता करते हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ पे तो पोजीशन चेंज हुई है, यहाँ पे क्या चेंज होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या चेंज होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होगी कंसंट्रेशन। क्या चेंज होगी, कंसंट्रेशन, कि तुमने कितना लिया है ए, कितना लिया है बी, कितना लिया है सी और कितना बन रहा है डी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होगी तुम्हारी कंसंट्रेशन। इस साइन को कहते हैं डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज होगी कंसंट्रेशन, कितने टाइम में चेंज हुई इसको डिवाइड करो, तुम्हारा आ जाएगी क्या, स्पीड। अब इसी स्पीड को रेट भी कहा जाता है, इसी स्पीड को रेट भी कहा जाता है, यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स कब बनाने हैं ये आपको बताया जाएगा। तो ए और बी आपस में रिएक्ट किए और रिएक्ट करके बनाया सी और डी। इसमें होने वाले हीट चेंज को पढ़ेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। और इस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको पढ़ेंगे किसमें, केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों आपका चैप्टर यहाँ से चालू होता है और एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। पिछले वाले पार्ट में क्या नोट डाउन करना था मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ, आप पॉज करिएगा वीडियो को और जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे देखो जो पहले बताया वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है, कोई बहुत हाई रॉकेट साइंस मैंने नहीं बताई है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि भैया ये क्या पढ़ा रहे हो सर, भैया नहीं सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो ABCD है। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें ये भी नहीं पता होता है, तो मुझे सबको लेकर चलना। बच्चों बोर्ड अभी थोड़ा हिल रहा है, सिस्टम जो है थोड़ा हैंग हो रहा है। एक्चुअली ये बहुत जुगाड़ लगाया गया है, ठीक है, चीज़ें बहुत ही नए लेवल से शुरू की जा रही हैं, तो बहुत ही जुगाड़ लगाया गया है और जुगाड़ के साथ जो है लेक्चर लेने की कोशिश की जा रही है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, बट हाँ इसे ठीक कर दिया जाएगा, ठीक है।
तो रेट होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसके आगे प्लस लगा होता है या माइनस लगा, इसका क्या मतलब होता है सुनो। मान के चलो तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं, ए से बना बी, ठीक है। समय के साथ जैसे जैसे बच्चों समय बीतेगा ए की कंसंट्रेशन घटेगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्या सहमत है आप इस बात से? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ए की कंसंट्रेशन तो घटेगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मान लो तुमने 10 ए लिया शुरुआत में, तो बी कितना है? 0 है। जैसे जैसे समय बीता तो तुम्हारे पास 5 ए बचा और ये कितना बन गया? 5। एक सिंपल केमिकल रिएक्शन लिख के समझा रहा हूँ ताकि कोई अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ए कितना चेंज हुआ है तो तुम कहोगे भैया अच्छा ये हुआ कितनी देर में है। मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे चेंज देखो कितना हुआ है, ये 0 सेकेंड पे था, यानी जब t = 0 था, जब केमिकल रिएक्शन शुरू हुई है तब ये है, और जब ये यहाँ पे है 5, ठीक 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड तक ये केमिकल रिएक्शन चली है। अब देखो अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं तो क्या ये आप समझ पा रहे हो कि ये होगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन डेल्टा टी होगा। अब इसको कहते हैं चेंज निकालोगे तो चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कितना है? 5। इनिशियल कितना है? 10। और कितने टाइम में हुआ है ये? 5 सेकंड में। तो 5 में से यहाँ इसको माइनस करेंगे तो आपको बुद्धिजीवियों को माइनस करना नहीं आता होगा, तो आपको बता दें कि चलो नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक मैथ अगर पढ़ाऊंगा अगर अभी जीवन में तो बताऊंगा वो सब। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो -5 आएगा, नीचे 5 होगा, ये -1 आ जाएगा। अब बच्चों एक खास बात ये होती है कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता है, रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। तो इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक। माइनस का लोचा तुम्हें समझ आ गया। तो मतलब जब रिएक्टेंट के तुम उस पर देखोगे तो यहाँ पे माइनस आता है, रेट माइनस नहीं होता। एक माइनस लगाओगे यहाँ, एक यहाँ माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात तो होती ही है। अब सिंपल तरीके से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो अब सुनो, ये तो मैंने मतलब थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुन लो, ठीक है। नोट्स जो है बच्चों जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस उतना ही तुमको लिखना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना। जितना पढ़ा दिया वही आएगा, उससे ज़्यादा भी नहीं आएगा और उससे कम भी नहीं आएगा। जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आएगा। अब इसको तुम इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जो प्लस साइन होता है वो ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जो नेगेटिव साइन होता है वो ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन घटेगी। जो प्लस साइन होता है वो ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा जो कंसंट्रेशन होगी बी की, यानी जो बी होगा वो बढ़ेगा, और जो कंसंट्रेशन होगी मेरे बच्चों ए की वो बीतते हुए समय के साथ उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन को दिखाया जाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका हो गया है क्या? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी प्लस माइनस रेट ऑफ रिएक्शन मेरे बच्चों तुम्हारा हो गया है क्या? R = प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सबसे पहले हेडिंग है चैप्टर की रेट ऑफ रिएक्शन R।
रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, आपको बताया गया है कि आर होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, जहाँ पे प्लस हमको ये बताता है कि जो ए है उसकी कंसंट्रेशन, जहाँ पे प्लस हमको ये बताता है कि जो बी है उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी, और जो माइनस साइन है वो ये बताता है कि जो ए है उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी। अब अगर इसका ग्राफ बनाए मेरे बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो देखो कैसा बनेगा कंसंट्रेशन वर्सेस। अच्छा, तुमने क्या लिया था? तुमने लिया था ए, ठीक, तुम्हारे पास तो ए है, तो जब टाइम 0 होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा? हमारे पास तो ए है, ठीक। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए की जो कंसंट्रेशन है वो घटेगी, ठीक है। जब टाइम 0 था तब तुम्हारे पास ए था, क्या बी था? नहीं, बी क्या था? 0 था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे तुम्हारे बी की कंसंट्रेशन क्या होगी मेरे बच्चों? बढ़ेगी। ये होता है ए की कंसंट्रेशन का ग्राफ, और ये होता है मेरे बच्चों बी की कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। प्लस साइन बता दिया है कि प्लस साइन ये बताता है कि जो ए है ना, जो प्लस साइन है वो ये बताता है कि जो बी है ना उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगी, और जो माइनस साइन है ना बच्चों वो ये बताता है कि जो ए है ना उसकी कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी। धन्यवाद। बच्चों 4 देंगे, जब मैं कहता हूँ ना फिजिकल केमिस्ट्री को 4 देंगे तो समझो 4 देंगे। ऐसा पढ़ाऊँगा कि कभी भूलना भी चाहोगे ना तब भी नहीं भूल पाओगे। तुम कहोगे कि अरे सर भूल ही नहीं रहे हैं, भूलना चाहते हैं और भूल ही नहीं रहे हैं, ऐसा पढ़ा दूंगा तुमको। अच्छा, ये बात भी बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक और बात, थोड़ी बात करते हैं आर पे। आर होता है प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट आप सभी जानते हो, यूनिट होती है ना, मास की यूनिट केजी, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन की भी यूनिट होती है और वो होती है मोल। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो तुम्हें गैसियस रिएक्शन उठा के दे दी है। कैसे रिएक्शन दे दी है? गैसियस रिएक्शन अगर बच्चों तुम्हें उठा के दे दी गई है, तुम्हारे पास गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट को बना रही हैं, तो उस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन होगा, याद रखना गैसेस की कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में ली जाती है। गैसेस की कंसंट्रेशन यहाँ पे रेट निकालोगे तुम, सिंपल प्लस माइनस dP अपॉन dt, ठीक है। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, गैसेस में प्रेशर आ जाएगा, गैसेस में क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। तो dP अपॉन dt लिखोगे, dP होगा तुम्हारे पास क्या? एटीएम, 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 एटीएम। और dt क्या होगा? dt तो हमेशा से ही सेकंड था, dt हमेशा से क्या था? सेकंड था, सेकंड था। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एटीएम, यानी बच्चों एटीएम पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप रोको और नोट डाउन कर लो। बच्चों अब एक बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ, फिजिक्स में भी आती है, फिजिक्स में भी आती है, फिजिक्स में भी आती है।
लेकिन समझ में नहीं आता क्या बात है वो, बताता हूँ। अरे बताता हूँ भाई, सब्र रखो यार, ये सब ठीक करवाना पड़ेगा है, वरना आधी क्लास तो इसको मैं सेटल करने में बिता दूँगा। अच्छा ध्यान से सुनो, वो चीज़ ये थी कि कई बार ना चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, कई बार चीज़ें ऐसे लिखी होती हैं डी पी अपॉन डी टी। दोनों में अंतर क्या होता है, सुनो, जब डेल्टा लिखा होता है ना तो डेल्टा में वो बड़े चेंज की बात करता है, बड़े चेंज, बड़े टाइम इंटरवल की बात करेगा कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट हुई है तो बताओ t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के बीच में, ठीक है, बड़ा इंटरवल। लेकिन जब बड़े इंटरवल की बात करेगा तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं क्या, डेल्टा, इसको कहते हैं क्या बच्चों, डेल्टा। लेकिन इसका मतलब होता है किसी dt टाइम पे बात कर रहा है, वो टाइम देगा कि भाई 5 सेकेंड पे बताओ, 5 सेकेंड, यहाँ इंटरवल है, ठीक, 0 से 5 सेकेंड तब कौन सा सिंबल यूज होता है ये, इसको लिखते कैसे हैं, इसको खोलोगे ना बच्चों तो ये हो जाएगा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। लेकिन ये होता है किसी dt टाइम पे क्या प्रेशर है, dp प्रेशर है, किसी dt टाइम पे, किसी 5 सेकेंड पे क्या प्रेशर है। जब ऐसी बात आ जाए किसी इंस्टेंट पे पूछे, इसे कहते हैं इंस्टेंट, है ना, किसी इंस्टेंट पे अगर पूछता है तो वहाँ पे ये डी का इस्तेमाल किया जाता है। डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, आई नो यू नो, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। डी पी अपॉन डी टी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखो नोट डाउन नहीं करना है, नोट डाउन नहीं करना है, इसको नहीं करना है, इसको नोट डाउन, इसको दिमाग में नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से। अगली बात अभिषेक तिवारी के साथ जो रेट होता है 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं एवरेज आर ओ आर, क्या कहते हैं, एवरेज आर ओ आर। एवरेज आर ओ आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा। जैसे मान लो ए से बना बी, ए से बना बी, तो इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है कि किसी T1 टाइम पे कंसंट्रेशन A1 है और किसी T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A2। मैंने कहा R लिख, तुमने कहा सर R होगा इज इक्वल्स टू, क्या ये रिएक्टेंट है, क्या इसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे समय बीतेगा क्या इसकी कंसंट्रेशन घटेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन घटेगी मेरे बच्चों तो यहाँ लगना माइनस ब्रैकेट। अब लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, डेल्टा सी, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज कितना, फाइनल A2 माइनस A1 अपॉन चेंज इन टाइम यानी T2 माइनस T2। अच्छा इतना दिमाग भी नहीं लगाना यार, इसको सीधा लगा तो रेट को सीधा लिख दोगे, तो सीधा ऐसे लिख दोगे कि भाई रेट होता है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, ठीक, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, सीधा लिख लो। अब ये डीसी मत खेलना, ठीक है, कोई सवाल दूँ तो तुम लिखने ऐसे मत बैठना कि आर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, नहीं, इसको सीधा यहाँ देख के लिखना, जिसका इन्फॉर्मेशन दिया उसके रिस्पेक्ट में रेट की इक्वेशन लिख देना, आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और माइनस रहेगा, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे A2 माइनस A1, इसको क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, और इसको क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। ये तुम्हारी हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो ग्राफ से आपको कैसा बनेगा कि किसी T1 टाइम पे कुछ A1 कंसंट्रेशन है और किसी T2 टाइम पे कुछ A2 कंसंट्रेशन है, किसी T1 टाइम पे कुछ A1 कंसंट्रेशन है और किसी T2 टाइम पे कुछ A2 कंसंट्रेशन है मेरे बच्चों, ठीक। ये होता है आपका एवरेज आर ओ आर, कुछ समझे। यहाँ पे आता है डेल्टा,
डेल्टा डेल्टा आता है मतलब इंटरवल दिया हुआ है, चिंता नहीं करनी है कि सर हमें कब पता लगेगा। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है तुम्हें। इस सब जो समझाऊंगा ना, इसमें लास्ट में क्या बात याद रखनी है वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए। दूसरा जो रेट होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट। बच्चों एक बार कैमरा में देख लेता हूँ चीज़ें ठीक है या नहीं। कहीं मैं बोले जा रहा हूँ और चीज़ें हो नहीं रही हैं तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल चीज़ें परफेक्ट हैं। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब जल्दी से तुम बता दो कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। वो होता है R = प्लस माइनस dc/dt, है ना। क्या होता है dc/dt। अच्छा, ये जो ब्रैकेट बना होता है इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी कंसंट्रेशन याद रखो, आगे बढ़ाऊंगा ये ब्रैकेट क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता है R = प्लस माइनस dc/dt। मतलब किसी dt टाइम पे 5 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन है उसे डीसी कहते हैं। मतलब ये किसी dt टाइम की बात कर रहा है, किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ग्राफ बनाएंगे तो सिंपल सा ग्राफ बनेगा कि भाई किसी dt टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो तुम्हारी क्या है, dc। ठीक, तो रेट निकालोगे कैसे, R = प्लस माइनस dc/। अब क्या प्लस लेना है क्या माइनस लेना है ये बात तो आप तब समझोगे अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई होगी। तो आप जानते हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। जिसमें घटती है माइनस लेना और जिसमें बढ़ती है उसमें प्लस लेना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इतना सब पढ़ाया तुमको समझ भी आया, देखो समझ आया। ठीक है, नहीं समझ आया तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो पढ़ाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ बता रहा हूँ बस वो याद रख लेना, इस टॉपिक में उस चीज़ को बस याद रख लेना। देखो क्या होता है, पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ होती है, वो होती है लास्ट टाइम में जो तुम नोट्स बना रहे हो ना यार, वो नोट्स अच्छे बनने चाहिए। मतलब वो नोट्स ऐसे होने चाहिए कि कुछ गिनती के पॉइंट्स हो और हर एक पॉइंट को पढ़ते ही सारा टॉपिक हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाए। ठीक है, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार नोट्स लिख लो उसके बाद तुम कहो कि भैया मैंने तो दोबारा देखा था और मुझे रिकॉल नहीं हुआ। बेटा ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, जो मेन नोट्स होते हैं उसे कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना होता है। इसके बाद जो तुम शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, जो 1 पॉइंट नोट होता है कि भाई 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, तब जाकर अगर तुमने चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ रखा है, तब जाकर जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके हर एक पॉइंट को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें उस पॉइंट से जुड़ा हुआ जो पूरा टॉपिक है वो रिकॉल हो जाएगा। इसे कहा जाता है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में तुम क्या ऐड करोगे वो बताने जा रहा हूँ। हर टॉपिक के एंड में मैं हमेशा बताऊँगा तुम्हें, हर टॉपिक के एंड में हमेशा मैं तुम्हें बताऊँगा, वो नोट कर लेना। इस पूरे जंजाल में तुम्हें बस एक ही बात याद रखनी है और वो है कि R = प्लस माइनस होता है DC। अबे यार टिक जा भाई टिक जा, DC/में dt। R = प्लस माइनस DC/में dt। You have to learn just only this, nothing more than this। अभी तक जितना पढ़ाया है बस इतना ही बच्चों उसमें याद रखना है। अब प्यारे बच्चों अब चैप्टर चालू हो रहा है। अब चैप्टर में जो पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो देखते हैं कि समझ आया यार। अभी नीट का पेपर हुआ है, ठीक है,
2025 में ऐसा बवाल नीट का पेपर दिया है, ऐसा बवाल नीट का पेपर दिया है कि रो गए हैं भाई। अच्छे अच्छों की मतलब टीचर्स तक को वो पेपर सॉल्व करने में ना। अच्छा हुआ क्या कि पहले पेपर 5:20 पे ख़त्म होता था, इन्होंने टाइम की ड्यूरेशन भी कम कर दी, 5 घंटे 20 मिनट से टाइम को घटा के 5 घंटे पे ले आए। ऊपर से इतना लेंदी पेपर, क्या यार एनटीए वालों, इतना लेंदी तुमने पेपर दिया। टाइम तो कम से कम 5 घंटे 20 मिनट रखते, बच्चा पढ़ रहा है समझ रहा है, तुमने टाइम भी घटा दिया, पेपर भी लेंदी बनाया है, बायो लेंदी थी, केमिस्ट्री लेंदी थी। ठीक है, समझते हैं कि भाई पेपर टफ बनाने की बात हुई थी, बट एक साइंटिफिक वे होता है कि बच्चा जो सबसे होशियार बच्चा है वो तो सॉल्व कर ले, वो भी नहीं सॉल्व कर पाएगा भाई। ऐसा पेपर तुमने बना दिया था इस बार नीट 2025 में। चलो छोड़ो, क्या बोले इन्हें। अब जो चीज़ चालू होगी उसे लिखना, अभी नहीं लिखना है, पहले समझना। फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है M1A प्लस M2B से बना N1C प्लस N2B। ठीक, M1A प्लस N2B से बना N1C प्लस N2D। क्या बात है, बहुत प्यारी बात है। अब बताओ, जैसे जैसे समय बीते गया क्या ए की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी? क्या ए की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी? घटेगी। तो जब ए की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या बोला है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मेरे बच्चों होता है, क्योंकि आप जानते हो ये रिएक्टेंट साइट है और इसी कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी, तो लिखेंगे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। या ये डेल्टा वेल्टा का चक्कर छोड़ो, जो तुम्हें लास्ट में लिखाया था ना वैसे ही रेट लिखना कि ए की कंसंट्रेशन समय के साथ घटेगी, तो लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, बी भी तो है, तो क्या बी भी तो समय के साथ घटेगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा? माइनस डी बी अपॉन डी। सी भी है, लेकिन सी जो है वो समय के साथ बढ़ेगा क्योंकि सी प्रोडक्ट है। ठीक, तो सी क्या होगा? सी समय के साथ बढ़ेगा और कहेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी जो होगा प्लस डी सी अपॉन डी। इसी तरह से जो डी है बच्चों, वो भी जो डी है वो भी समय के साथ बढ़ेगा और तुम कहोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी जो कि होगा प्लस डी 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 अपॉन डी टी। डी कंसंट्रेशन डी डी अपॉन डी टी। बहुत प्यारी बातें बताई हैं कि बच्चों होता है रेट ऑफ डिसअपीयर। अच्छा, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज सिंपली द रेट एट विच ए इज reducing, A is decreasing. It is a rate at which concentration of A is decreasing. This is the rate at which concentration of B is disappearing. This is the rate at which concentration of C is appearing. This is the rate at which concentration of D is appearing. यानी कितनी तेजी से A घट रहा है वो ये बता रहा है, कितनी तेजी से बी घट रहा है वो ये बता रहा है, कितनी तेजी से ए बढ़ रहा है वो ये बता रहा है, सॉरी सी बढ़ रहा है वो ये बता रहा है, और कितनी तेजी से डी बढ़ रहा है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, वो ये बता रहा है। ठीक है, वेरी गुड। बड़े ही प्यार के साथ अब एक अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। उस टॉपिक को भी घसीटा जाएगा और तुम कहोगे
कि अरे सर पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ा दिए, कुछ छोड़े ही नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब रेट जो होता है ना, जो रेट होता है बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जो रेट होता है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मेरे साथ दोबारा बोलो, जो रेट होता है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। क्यों बोल रहा हूँ अभी समझ आया। अब मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है। लिखोगे तुम क्या लिखोगे, फिर लिखोगे इज इक्वल्स टू, क्या लिखोगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइड कर दोगे इसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रेट बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसकी टर्म्स में रेट लिखना है तो लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइड कर दोगे इसकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यानी कि M2। इसका रेट, इसके टर्म्स में अगर रेट लिखोगे तो लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड कर दोगे इसकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और अगर इसके टर्म्स में लिखोगे अबे यार क्या भाई, मान लो यार इसमें। तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी डिवाइड करना पड़ता है। रेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भी डिवाइड करना पड़ता है। तुमको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें M1A M2B के साथ रिएक्ट करके N1C और N2D बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो। तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिवाइड करते हैं उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइड करते हैं उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डिवाइड कर देते हैं उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे तो अपीयरेंस है ना, अरे सर कोई बात नहीं, हो जाती है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी डिवाइड कर देते हैं उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखो या रेट ऑफ अपीयरेंस लिखो, वहाँ पे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं। लेकिन जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, अब तुमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जब बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो कुछ तो इम्पॉर्टेंट डालोगे ना, कुछ तो खास एलिमेंट डालोगे, तो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ो। सवाल सारे बनेंगे, इससे तुम्हारे सारे के सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ। इतने अच्छे अच्छे सवाल करवाऊंगा कि तुम भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ा दिया। अच्छा देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक सवाल करवाऊंगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो 1 या 2 लेक्चर सिर्फ सवालों के लूँगा, जिसमें टॉपिक वाइज सवाल करवाऊंगा। यानी मैं बताऊंगा कि भैया ये टॉपिक है और उसके ऊपर ये सुंदर सुंदर से 5 सवाल हैं, ये टॉपिक है और इसके ऊपर ये सुंदर सुंदर से 5 सवाल हैं। देखो 5 सवाल होंगे, बहुत ही गिने हुए सवाल होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा गिने चुने सवाल होंगे जिससे सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ जाए। अब चलो एक प्यारा सा सवाल देख लेते हैं। सवाल है, देखो मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, रिकॉर्डिंग कितने देर की हो गई है, 40 मिनट की हो गई है भाई, कम से कम इसे तो कंप्लीट करना ही है। सवाल है, दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्वेश्चन
दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, यह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दिया हुआ है। अब मुझसे कहा है कैलकुलेट करो, कैलकुलेट क्या क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, पहली चीज पूछी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। दूसरी चीज पूछी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। और तीसरी चीज प्यारे बच्चों पूछी है रेट ऑफ रिएक्शन। और तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिख के दे दी गई है N2 प्लस 3H2 आ जाएगा 2NH3। N2 प्लस 3H2 आ जाएगा 2NH3। अब देखो रिएक्शन देखो, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या तुम जानते हो कि रेट क्या होता है? देखो ये मैं लिख दे रहा हूँ, बट सवाल ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। सवाल को दिमाग में पहले एज्यूम करते हैं, दिमाग के अंदर इमेजिन करते हैं। क्या इमेजिन दिमाग के अंदर होता है वो यहाँ लिख के बता रहा हूँ, तो तुम्हें दिमाग में इमेजिन करना है। तुमको पता है कि रेट होता है -1 अपॉन क्या लिखा होता है 1/1। चलो ऐसे तुम्हें बताया कि रेट क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइड बाय इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आराम से देखो, रेट क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइड बाय इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसके बाद इसके टर्म्स में लिखो तो कहोगे कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाय इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और अगर इसके टर्म्स में लिखोगे तो कहोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय इसका स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो ये चीज तुम्हें दिमाग के अंदर इमेजिन करनी थी। सवाल में ये दिया हुआ तुमसे सबसे पहले पूछा है ये, तो बस इतनी ही चीज लिखने की जरूरत थी। तुम ये डायरेक्ट लिख सकते थे कि भाई रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइड बाय 1 बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाय 3। ये तुम डायरेक्ट लिख सकते थे और डायरेक्ट तुम्हें पता लगता है कि ये तो ये दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे सीधा ये लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 से 3 कट जाएगा और ये 1 वहाँ भेजोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर -6। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 का आंसर तुम्हारे पास आया है 10 की पावर -6। ठीक, अब देखो ये पूछा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ, तो तुम्हें डायरेक्ट पता लग रहा है कि भाई ये दोनों बराबर होंगे। ठीक, या तो देखो यही आ गया ना, ये आ गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 डिवाइड बाय 1, इन दोनों को बराबर रख दो, तो ये डिवाइड बाय 1 बराबर होगा किसके। चलो ये तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल क्या निकालते हैं। तो दूसरा सवाल देखो क्या होगा, सीधा लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 डिवाइड बाय 3 बराबर लिखोगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -6, हटाओ यहाँ लिख दो 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, और ये 2 यहाँ से हटेगा और यहाँ आगे मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास सेकंड का आंसर, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया तुम्हारे पास आ जाएगा कितना 2 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो निकाल ही दिए हो भाई। रेट क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 1।
यानी 10⁻⁻⁶ तुम्हारा क्या है, समझ रहे हो बच्चों? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझा और बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान से सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये एक ही सवाल करवाऊंगा बच्चों एक टॉपिक पर, ठीक है? बाकी के सवाल, अब बाकी के देखो क्या है, टॉपिक सिर्फ यही है, ठीक। अब बाकी के सवालों में कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही लगेगा, बट वो थोड़ा घुमा घुमा के देगा। और भी जो चैप्टर्स हैं, जो मोल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इसके अलावा हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं जिसमें मोलैरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते हैं, उन सबको जोड़ के सवाल बनाएगा। ये सारे सवाल हम लास्ट में कवर करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था और यही पकड़ना था। अब है अभिषेक तिवारी पॉइंट, 80 पॉइंट, यानी वो शॉर्ट नोट्स वाला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हें लिख भी लेना है। बच्चों मुझे पता है बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्पीड में बहुत पढ़ाने वाला हूँ। और कंटेंट क्वालिटी वैसे तो बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन इसको मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला हूँ। चलो, अब जिस पॉइंट को आपको याद रखना है वो ये है। पॉइंट नंबर कौन सा है? ये दूसरा। बच्चों राइटिंग थोड़ी ख़राब है, बट राइटिंग मैटर नहीं करती है, कंटेंट मैटर करता है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ कि तुम किसी भी किताब का कोई भी सवाल उठा के लगाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे इस नोट्स के बाहर है। नॉट पॉसिबल, आज तक नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। जो यहाँ पे पढ़ा दिया, जो पढ़ाया, जो पढ़ा दिया वही आ गया। रेट क्या होता है? रेट होता है ये है तुम्हारा एमआर, इसे याद कर लो। इसको याद कर, देखो जितने भी जितने भी मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूँ, इन सबको एक अलग शीट पे लिखना और मल्टीपल टाइम्स उसे लिखना, उसको राइट करना, बार बार लिखना, बार बार लिखना, बार बार लिखना, उसको रटना 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 रटना। कैसे रटे? बार बार लिखो, बार बार लिखो, बार बार लिखो। तुमसे 100 के उठाए भी ना, तब भी तुम कहो R = प्लस माइनस डेल्टा C बाई डेल्टा टी, R = प्लस माइनस, फिर R = फिर रेट इंपॉर्टेंट होता है, रेट इंपॉर्टेंट होता है, रेट इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब उसको स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, ये है हमारा पॉइंट, नोट डाउन कर लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन लास्ट में करवाऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल। चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद 1 या 2 लेक्चर क्वेश्चंस के लिए लिया जाएगा बच्चों, और बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल जो है करवाए जाएंगे, बहुत प्यारे सवाल आपको करवाए जाएंगे। अच्छा, आपका ये सवाल हो सकता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो तो चैप्टर के साथ ही सवाल करवाओ ना। यार होता क्या है ना कि जब लास्ट टाइम रिवीजन की बारी आती है ना तो बहुत हौश पौश हो जाता है, बच्चा घबरा जाता है। चैप्टर बहुत छोटा सा होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, उसके ऊपर
एक सवाल करना होता है। उसी फॉर्मेट में मैं तुम्हारे मेन नोट्स ही बनवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम निकम्मे हो, तुम कोई नोट्स बनाओगे नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे शॉर्ट नोट्स मेन नोट्स एक ही बनवा रहा हूँ। मतलब लास्ट में ना तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बाप रे इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत छोटा सा कंटेंट होगा, उसको रिवाइज करना है। और जो क्वेश्चन का लेक्चर होगा उसको तुम्हारी मर्जी है कि उसको तुम बहुत पहले भी बहुत बार रिवाइज कर सकते हो। मतलब पहले यार रिवाइज करके रखना ना, जो सवाल वाला लेक्चर मैं दूंगा उसको कई बार सॉल्व करना है। सारे सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी किताब से लिए गए हैं, और अगर तुम उन सवालों को भी लगा लेते हो तो बेटा तुम नीट लेवल तक के क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब बारी आती है इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की। ठीक है, और वो होता है रेट लॉ। इसका मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को निकालना हम सीख रहे हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को निकालना हम सीख रहे हैं बच्चों। तो इसी कड़ी में एक लॉ दिया गया जिसे कहा गया रेट लॉ, जिसे कहा गया रेट लॉ। आओ पढ़ते हैं। सर ये रेट लॉ क्या होता है? सब बताएंगे, सारी चीजें बताई जाएंगी। देखो रेट लॉ क्या होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए एक लॉ दिया गया है जिसे कहा जाता है रेट लॉ। अब रेट लॉ होता क्या है? द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is known as rate law। सुन, क्या है कि मान लो M1A से M2B रिएक्ट किए, अब रिएक्ट करके बनाया क्या? प्रोडक्ट। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट थोड़ी है तुम्हारे पास। ये आपस में रिएक्ट करे और रिएक्ट करके बनाया प्रोडक्ट। अब रेट लॉ कहता है कि भैया रेट बराबर होता है, रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है R = A की पावर x और B की पावर। ये है रेट लॉ। ये है बच्चों रेट लॉ। तुम्हें ये वाली एक्सप्रेशन याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। तो बच्चों रेट लॉ क्या होता है? द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सपेरिमेंट कर के पता लगती है। यानी तुम्हें लगातार बार बार एक्सपेरिमेंट करना होगा तब जाके तुम ये वाली एक्सप्रेशन लिख पाओगे। ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होती है किसकी? रेट की। रेट लॉ बता रहा हूँ कि रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होती है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगती है। किसकी? रेट की एक्सप्रेशन होती है किसके टर्म्स में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में। अच्छा, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे जो x और y लिखा है, कई बार यहाँ पे x की जगह m1 आ जाता है, मतलब a की जो स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आ जाएगा, और b की जगह b की स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। यानी यहाँ जो x और y लिखा हुआ है, यहाँ पे जो x और y लिखा हुआ है, x y में और मे नॉट बी इक्वल टू m1 m2। x और y m1 और m2 के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है,
समझ गए? अच्छा, यहाँ पे पॉज कर सकते हो और जितना ये लिखवाया है इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप पॉज कर लेना, नोट कर लेना। मैं बता रहा हूँ ये से इतना हिस्सा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो के लिखा हुआ है ना, इस के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो के लिखा हुआ है, यहाँ पे जो के लिखा हुआ है उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, के ऊपर बहुत सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैं अलग से नहीं लिखूंगा, मैं अलग से नहीं लिखूंगा। जो 80 पॉइंट है वो यही है कि तुम्हें बस इतनी चीज़ जो है तो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। और जो 2 पॉइंट बताए कि एक्स और वाई, मैं रेट लॉ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखो मैं आपको रेट लॉ पढ़ा रहा हूँ, रेट लॉ। तो रेट लॉ में एक्स और वाई m1 और m2 के इक्वल हो भी सकते हैं और m1 और m2 के इक्वल नहीं भी हो सकते। और दूसरा पॉइंट है ये कि ये होता है रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, यहाँ पे ना कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। कई बार इस रेट लॉ की एक्सप्रेशन को लिखते वक्त कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन लिखनी है, क्योंकि ये कई बार यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ होता है। तो याद रखना कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास तो रिएक्टेंट ही है ना, वही आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तुम्हारे पास बच्चों जो है उसके ही टर्म्स में लिखना है। ठीक है, समझ आ गई ये बात, ये याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आओ इसके ऊपर बात करते हैं। के ऊपर पहली बात तो इसका नाम तुम्हें याद रखना है जो कि तुम्हें बताता है। के ऊपर तुम्हें के का नाम याद रखना है जो कि तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, पहली बात बता दी। दूसरी बात तुम्हें यूनिट याद रखनी है के की। अच्छा, अब यूनिट के ऊपर सवाल बच्चों बहुत पूछा जाता है और बड़े ही प्यार से बताऊंगा, याद कर देना। अच्छा, अरे 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 सुनो, दूसरी बात सुनो। यहाँ पे जो प्यारे बेटा, चलो ठीक है, यूनिट देखो क्या होता है। यूनिट को लिखते हैं मोल, मोल लिखो, लीटर लिखो, सेकंड लिखो, यहाँ लिखो 1 माइनस है, इसकी पावर है 1 माइनस है, इसकी पावर है n-1 और इसकी पावर है -1। मोल लिखो, लीटर सेकंड, मोल लीटर सेकंड, मोल लीटर सेकंड। फिर n को अंदर की तरफ रखो, यानी 1 माइनस n, 1 माइनस n, 1 माइनस n, n-1, 1 माइनस n, n-1। n को अंदर की तरफ रखो, याद करने का तरीका। मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, सेकंड की पावर -1। ठीक, ये होती है यूनिट ऑफ के। अच्छा, n क्या होता है? n होता है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको जोड़ दो। n होता है x प्लस वाई, n होता है x प्लस वाई। कितना टाइम हो गया है? ओ, ऑलरेडी 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है।
एक कॉन्सेप्ट ये भी कंप्लीट हो गया है। चलो अब यही इतना ही पढ़ाऊँगा बेटा, अगली बातें अगले लेक्चर पढ़ाऊँगा। थोड़ा स्लो था लेक्चर, आज पहला लेक्चर था इसीलिए धीरे पढ़ाया है, स्पीड बहुत बढ़ाएंगे। स्पीड तो मैं इतनी बढ़ा सकता हूँ कि सब तुम्हारे ऊपर से निकल जाए, लेकिन इतना तेज़ भी नहीं पढ़ाऊँगा और इतना स्लो भी नहीं पढ़ाऊँगा, है ना, कि साल के अंत तक सिलेबस ही कंप्लीट ना हो। आई होप सब समझ में आया है। अगले चैप्टर की अगले लेक्चर की शुरुआत यहीं से करेंगे। यूनिट ऑफ के से, के की यूनिट क्या होती है? मोल की पावर ये होती है, ठीक, मोल L सेकेंड 1 माइनस n n माइनस 1। अब n कैसे निकालते हैं? n होता है x प्लस वाई, यानी जो पावर्स दी गई हैं उसको ही ऐड कर दोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। अच्छा, अगर गैसेस दी हो तो यार कुछ नहीं करना है, ये जो मोल लीटर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे तुम्हें ATM लिख देना है। इसकी जगह पे क्या लिख देना है? ATM 1 माइनस n। और ये हो गया कब? जब गैसेस दी होंगी। ओके बेटा, आई होप तुम्हें समझ में आया है। पूरी मेहनत देने की कोशिश की गई है, पूरे अच्छे तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है, और इससे बेस्ट नहीं है कुछ भी। जो पढ़ाया है वही बेस्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई और अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, भाई बहुत लोग हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो बेस्ट है, ठीक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर चलो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।